बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और हम बात करने जा रहे हैं IPPs माहिदों के हवाले से, जिनमें तब्दीली के इम्कानात कहीं रोशन अगर हुए थे तो अब वो इम्कानात ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि IPPs माहिदों में तब्दीली नहीं करेंगे। जो जस्टिफिकेशंस दी जा रही हैं उन पर मबनी सवालात रेज़ करेंगे और अपने मेहमानों से जानेंगे उनका क्या ओपिनियन है। अगर थोड़ा सा हम IPPs माहिदों के हवाले से बात करें तो इस वक्त तब्दीली के हवाले से बात की जा रही थी कि उनको तब्दील करना चाहिए, और उनको अगर हम तब्दील करते हैं तो शायद इसका इफ़ेक्ट इकॉनमी पे पड़ेगा। मौशी हालात एक जानिब मज़ीद अबतर होते चले जा रहे हैं और ऐसे में कैपेसिटी पेमेंट्स की बात हो रही है, IPPs माहिदों को तब्दील करने की बात हो रही है, लेकिन हुकूमत का इतना रिजिडिटी से जवाब देना, इतना रिजिड होना क्या बनता है या नहीं, ये जवाब जो पेश कर रहे हैं हुकूमती अरकान, ये दुरुस्त है या नहीं, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। IPPs माहिदों से छुटकारे हासिल करने का फॉर्मूला क्या है, क्या हम कभी छुटकारा हासिल करने के हवाले से सोचते भी हैं, संजीदा भी हैं या नहीं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। थोड़ी सी बात ज़रा वज़ीर तवानाई के हवाले से अगर हम करें तो अवैस लगारी साहब ये कह रहे हैं कि IPPs माहिदे यकतरफा तौर पर ख़त्म करके रेक्यूडिक की तरह $900 मिलियन के जुर्माने अदा नहीं कर सकते, इसलिए इन माहिदों में तब्दीली के कोई भी चांसेस नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बिजली की कीमत जो है वो कमी का हम करने के लिए इकदामात कर रहे हैं। क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है, हकीकत पर मबनी है या नहीं, इस पर भी हम बहस करेंगे। IPP से कैपेसिटी अदायगियों से मुतालिक मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। अगर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं तो अब तक सिर्फ सोचा ही क्यों जा रहा है, लाएमल तय क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं, इस पर भी गौर किया जाएगा। अमरीकी डॉलर अगर 2015 के रेट पर रहता तो कैपेसिटी अदायगियां 2100 अरब रुपए के बजाय सिर्फ और सिर्फ 800 अरब होती। तो क्या कैपेसिटी पेमेंट्स की जो बढ़ोतरी है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ डॉलर की कीमतें हैं या हमारी नाकिस पॉलिसियां हैं, इसको भी हम ज़रूर गुफ्तगू में शामिल करेंगे। वैस लगारी ने मज़ीद कहा कि जामशोरो पावर प्लांट को हम खुद मकामी कोयले पर मुंतकिल कर रहे हैं, क्या ये इकदाम दुरुस्त है या नहीं, इसको भी हम ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करती हैं और ये 2-4 सवालात हम इससे आगाज़ लेंगे। IPPs माहिदे हैं क्या, इनमें तब्दीली के हवाले से इतना रिजिड जवाब देना क्या दुरुस्त है या नहीं, और हुकूमत जो जवाब पेश कर रही है क्या वो दुरुस्त है या नहीं, कि अगर 2015 की कीमत पर डॉलर रहता तो फिर आज इतनी पेमेंट्स ना बढ़ती, फिर वो रिस्ट्रिक्ट रहती, इसको भी हम ज़रूर शामिल गुफ्तगू करेंगे। नईम सिद्दीकी साहब माहिर मुआशियात मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे आपको, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। ये बताइएगा सर, ये जो IPPs माहिदों के हवाले से काफ़ी बहस हो रही है और बातें की जा रही हैं कि तब्दीली के इम्कानात थे इनमें, अब बड़ा रिजिड जवाब आया है हुकूमत की जानिब से कि इनमें तब्दीली के कोई चांसेस नहीं, अगर करते हैं तो फिर इसका बोझ भी हमें उठाना पड़ेगा। सर ज़रा इस पर रोशन डालिएगा प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया हुमा। देखिए, ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमने अपने वतन को बहुत अरसा पहले ही बेचना शुरू कर दिया और इस किस्म के मुआहदे किए जिसको कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी जो ज़रा सा भी शऊर रखने वाला आदमी है वो कभी भी ऐसा ना करता। अब जब इतना शोर डर है, आपने देखा होगा कि आजकल गौहर एजाज साहब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के टाइकून भी हैं, इसके अलावा वो जो रियल एस्टेट के भी काफ़ी बड़े टाइकून हैं और बिज़नेस कम्युनिटी के बहुत बड़े लीडर हैं और निगरान वज़ीर भी रहे हैं पिछली हुकूमत में, उन्होंने अब इसके ऊपर एक बाकायदा मुहिम का आगाज़ किया है और पाकिस्तान की पूरी बिज़नेस कम्युनिटी को जो है वो ऑन बोर्ड लेने की वो कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लोग इस वक्त जो ख़ास तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि पहले ही बहुत ज़बू हाली का शिकार थी और पहले से हमारे एक्सपोर्ट में बहुत कंपटीशन था और हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीटिवनेस हमारी नहीं थी और हमारे मुल्क की इस वक्त जो बिजली का रेट है, हुमा आप सुन के हैरान होगी कि अगर हम ये जो 5-6 कंट्रीज हैं जिनके मुकाबले में हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं, हम 38 रुपये 78 रुपीज़ पर यूनिट हम बिजली जो है ख़रीद रहे हैं। हमारा सनतकार 78 रुपीज़ पर यूनिट बिजली ख़रीद रहा है और पाकिस्तानी रुपए में अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया में 18 रुपये है, बांग्लादेश में 16 रुपये है, इसी तरह श्रीलंका में, वियतनाम में, वहाँ इतना फ़र्क है। और जब आपकी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस ही इतने डिफ़िकल्ट हो जाएंगे और आपकी कॉस्ट ही बढ़ जाएगी, तो इसको देखते हुए इन्होंने अब एक शोर डाला है। अब आपने पूछा कि ये IPPs है क्या, ये एक्चुअली 94 में बेनज़ीर
भुट्टो मरहुमा के दौर में एग्रीमेंट किया गया, ये सोचा गया कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होगी, तो हमें जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो उनके साथ एग्रीमेंट करनी चाहिए और लोगों को लाना चाहिए कि वो पाकिस्तान में जो है बिजली के प्लांट लगाएं, ताकि आने वाले वक्तों में जो हम फोर्सी कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बिजली की ज़रूरत होगी तो हम इनसे बिजली खरीद सकें। लेकिन बदकिस्मती की इंतहा ये है, करप्शन की इंतहा ये है, और जैसे आपने कहा इनकॉम्पिटेंस की इंतहा ये है कि वो जो मुआहदे किए गए उस मुआहदों में ये लिखा गया कि आप जितनी भी बिजली पैदा करेंगे चाहे हम खरीदें या ना खरीदें, ठीक, हम आपको उसकी पेमेंट करेंगे। अच्छा, मसलन अगर आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, आप सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ तो आपने अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं और हमारी ज़रूरत जो है 20 यूनिट की है, तो हम आपको 100 यूनिट के पैसे देंगे। अच्छा, अब जब आप इन किस्म के हालात में जाते हैं और उन IPPs को आपने ये कहा कि हम आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी, मतलब इस वक्त पाकिस्तान की इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो 41 से 43,000 मेगावाट है, ठीक है, हमारी ज़रूरत इस वक्त 22,000 है, यानी कि ज़रूरत 22,000 नहीं है, ज़रूरत हो सकती है हमारी 35,000 हो, लेकिन हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो हैं वो 22,000 से ऊपर सपोर्ट ही नहीं करती, और हम इस वक्त जो बिजली 22,000 से ऊपर जितनी भी बिजली की पेमेंट है वो हम कैपेसिटी पेमेंट में पे कर रहे हैं, और कैपेसिटी पेमेंट वो है कि वो IPPs जिन्होंने जितनी बिजली पाकिस्तान में बनानी है वो हम, या उनकी जितनी इंस्टॉल कैपेसिटी है, मतलब वो बेशक उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी 100 है और वो 0 बना रहे हैं, ठीक, तब भी हम उनको 100 के पैसे देंगे। सर आप 1994 की बात करें, इट्स मोर देन 20 इयर्स, 30 इयर्स, ये 30 इयर्स की बात। अच्छा, अभी उसमें मज़े की बात ये है कि उसके बाद फिर ये बेनज़ीर साहबा के दौर में हुआ, फिर जब ये नवाज शरीफ साहब का दौर आया उस वक्त भी ये एग्रीमेंट हुए, और इसमें जो सबसे खौफनाक बात थी वो ये थी कि हम आपको उस वक्त के डॉलर के रेट के हिसाब से डॉलर में पेमेंट करेंगे। मसलन अगर आज आप उनको, जैसे हम कह रहे हैं कि जी पिछले 5 साल में 6 ट्रिलियन रुपीस हमने इनको पे किया है, तो वो उस वक्त के डॉलर के हिसाब से हम इसको पे कर रहे हैं। सही। अगर हम उनके साथ मुआहदे वो में करते तो आज हम हो सकता है 600-700 अरब से ज़्यादा हमें पेमेंट ना करने। अच्छा, एक ही मुआहदा चल रहा है ये? नहीं, वो मुआहदे रिवाइज होते रहे। अच्छा। अभी अफसोसनाक बात यह है कि वो मुआहदे अभी फिर रिवाइज हुए हैं और शायद 2035 तक जो है ये मुआहदे रिवाइज किए हैं, 2031 तक हुए हैं, और ये हमारी ये जो हमारी अगर 24 करोड़ अवाम है ना, तो हम 23 करोड़ 90 लाख अफराद इसके मुतासरीन में आते हैं, और सिर्फ 1 लाख अफराद वो हैं जो ये इंजॉय कर रहे हैं, और आपका हमारा कौम का मुआशी कत्ल हो रहा है। यकीनन और ये अब इसमें ये अगर आप देखिएगा कि अब जो शोर डाल रही है बिजनेस कम्युनिटी, और जो जब ये मुआहदे हुए थे तो वही तो लोग अभी हुकूमत में बैठे हुए हैं। आप उनसे पूछें कि भाई आपने ये मुआहदे किए थे, आप फिर भी हुकूमत में बैठे हैं, और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि इसमें 52% जो IPPs हैं वो गवर्नमेंट की हैं, और इसमें 20% जो हैं वो प्राइवेट जो हैं फॉरेन कंपनीज के, जैसे चाइनीज़ IPP पावर प्लांट्स हैं, और उसके बाद 28% जो निजी हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें 3% ऐसे IPPs हैं जिन्होंने कभी बिजली पैदा ही नहीं की। अच्छा सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, जरा इस पर मैं दीगर मेहमानों का भी चाह रही हूं कि वो अपना ओपिनियन दो बात और बता दूं। एक तो 3% ऐसे हैं जिन्होंने कभी बिजली पैदा ही नहीं की, और उनको हम अरबों रुपए दे चुके हैं। मतलब एक कंपनी है जिसे 37 करोड़ की बिजली बनाई, हमने उसको 7.5 अरब पे किया, और हमारे पास बाकी जो 37% ऐसे हैं जिन्होंने 25% से कम बिजली बनाई, और जो 60% ऐसे हैं जिन्होंने 25% से ज़्यादा बनाई, लेकिन शायद वो भी 50% से ज़्यादा नहीं गए, लेकिन उन्होंने जितना कहा था हम जितनी बिजली बनाएंगे हम उतनी उनको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, हमारे साथ जो दीगर मेहमान मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट सज्जाद तरीन साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों को भी खुशामदीद कहेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो फैक्ट एंड फिगर अभी नईम सिद्दीकी साहब ने हमारे साथ शेयर किया है, सर ये बड़े अफसोसनाक हैं। आपको लगता है इनका कोई हल है, या ये हम इसी तरह बहस करते रहेंगे और हमारे सामने सिर्फ ऐसी जस्टिफिकेशंस और ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी कि हम तो IPPs मुआहदों को तब्दील नहीं कर सकते, इससे हम पे और बोझ आएगा? बहुत शुक्रिया आपका।
देखिए तकरीबन हमने जो है वो आईपीपीज के साथ मुआहदे 1993 में जब बेनजीर की हुकूमत आई तो उस टाइम पे लोग जो है वो लोड शेडिंग का एक बहुत बड़ा उनको मुश्किल पेश आ रही थी। उस टाइम पे 17 आईपीपीज जो है उनको इंडक्ट करने का फैसला किया गया और एक सरकारी पावर प्लांट को जो है निजकारी करने का जो है वो भी फैसला किया गया। उसके बाद जो है वो ये सिलसिला चलता रहा और इसमें फिर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई। उन्होंने भी इसी तरीके से लाइसेंस के इजरा करते रहे, बजाय इसके कि वो पन बिजली के ऊपर तवज्जो देते, उन्होंने इस बिजली के ऊपर जो है ज्यादा प्रेफरेंस की और ना ही कोई नए मुआहदात, मतलब जिसको कहते हैं कि पुराने मुआहदात के ऊपर जो है वो रिवाइज किया, उनके जो कोई नोक पलक थी उसको दुरुस्त किया, बल्कि उसी पे मक्खी मारी। फिर परवेज मुशर्रफ जो है वो आ गए, उन्होंने मजीद इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया और फिर शॉर्टकट अजीज साहब आ गए, उन्होंने मजीद बेड़ा गर्क कर दिया। इस तरह से टोटल जो इनकी तादाद थी वो 75 से ज्यादा जो है वो तजावज कर गई और उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं, उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और आज तक चल रहा है। अब मसला यह है कि इन लोगों में है कौन, जरा वो भी नाम लेने चाहिए। एक तो सलमान शहबाज साहब हैं जो मियां शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं और माशाल्लाह होनहार साहबजादे हैं, उनकी होनहारी अपनी कौम के ऊपर है। दूसरे होनहार जो हैं वो माशाल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब हैं, फिर जो है वो जहांगीर तरीन साहब हैं, फिर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हैं, उसके बाद जो है वो इसके अंदर निशात ग्रुप है प्राइवेट लोगों के अंदर, फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब मौजूद हैं। तो आप जो है वो क्यों ना, जो अगर अवैस लगारी साहब उसके ऊपर रिजिड जवाब ना दें तो आप क्या चाहती हैं, क्या जवाब दें, किस किस्म का जवाब आप चाहती हैं वो देना। भाई असल बात यह है कि हमने यहाँ कौम क्या है, कौम को तो कत्ल करे ना, आप जाए जहन्नम में भेज दें कौम को, पहले जो है वो उनका बेड़ा गर्क है। आप जो है वो अशराफिया को जो है नवाजते रहें, इंशाअल्लाह ताला ये आप नवाजने का सिलसिला जारी रखें और फिर ये आप देखें कि होता क्या है। 3 रुपए 56 पैसे की पन बिजली जो है वो हम वापडा से ले रहे हैं, लेकिन 80 रुपए यूनिट जो है हम आईपीपी से ले रहे हैं। अब जो इन्होंने बात की 53% ऐसे दरमियान में आईपीपी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो है वो टोटल 10% रखी है, 10% उन्होंने प्रोडक्शन किया है और उनको मुकम्मल डॉलर के अंदर जो है वो पेमेंट हो रही है, जिस तरह से अभी कहा गया। अब दूसरी बात यह है कि इनमें से गैपको और साथ जो आपका हबको, जिन्होंने 1 रुपए की बिजली भी प्रोड्यूस नहीं की, 1 यूनिट नहीं प्रोड्यूस किया पिछले 1 साल में, उनको 46 अरब और 39 करोड़ रुपए की जो है वो पेमेंट इस कौम ने की है। आपकी, मेरी और नाजरीन की जेबों से ये पैसे निकाले हैं। ये बस चले ना तो हमारे खूनों से, जो हमारी रगों से खून का आखिरी कतरा भी जो है वो निचोड़ ले। सर वही बात आ गई ना, ये हमारा मौशी कत्ल हो रहा है, क्या इसके खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए या नहीं, और अगर जो आवाज बुलंद कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है या नहीं। सर आपसे ही कंटिन्यू करेंगे, सजातरीन साहब का भी मौक़िफ़ जानेंगे कि वो क्या ओपिनियन शेयर करते हैं। एक ब्रेक की जानिब बढ़ने का कहा जा रहा है। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आईपीपीज़ मुआहदों के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और हुकूमत का इन मुआहदों को तब्दील ना करने का फैसला और जो जवाब हुकूमत की जानिब से आ रहा है वो दुरुस्त है या नहीं, इस पर मबनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सजाते इंसाफ सर आपसे भी यही सवाल होगा, ये जो हुकूमत की जानिब से जवाब पेश किया जा रहा है आपकी नज़र में ये दुरुस्त है? अच्छा, पहले तो हुमा मैं ये बात करना चाहता हूँ, यहाँ किसी गेस्ट ने ये कहा कि आसफ़ अली ज़रदारी के भी आईपीपीज़ जो कोई पावर प्लांट हैं। मैंने खुद आसफ़ अली ज़रदारी साहब का एक इंटरव्यू किया था एक अखबार के लिए, उस वक्त मैं एक न्यूज़पेपर में था, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं कि मेरा कोई आईपीपीज़ प्लांट है तो वो फ़ौरन कोर्ट में चला जाए। अच्छा। तो उन्होंने लातलकी का ऐलान किया था कि पूरे पाकिस्तान में मेरा किसी आईपीपीज़ प्लांट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी बात, ये जो लूट खसूट है आईपीपीज़ की, ये ख़त्म नहीं हो सकती। इसको ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ही काम हुकूमत को करना है, हुकूमत नहीं करेगी क्योंकि हुक्मरानों के अपने मफादात वाबस्ता हैं। इन तमाम जो जितने भी प्लांट्स हैं इनको फ़ौरन कौमी तहवील में लिया जाए और इन तमाम कंपनियों को मुल्क से निकाल दिया जाए, फिर आप देखें कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि मेरा मफाद उससे वाबस्ता है, उसका मफाद उससे वाबस्ता है, ये सारे कौम को लूट रहे हैं, निचोड़ लिया है कौम को। कौम, आप यकीन माने कि बिल जो इतने इतने भारी बिल आ रहे हैं, उन बिलों की वजह से गरीब आदमी की चीखें निकल रही हैं। कोई घर के जेवरात बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है, लोगों को तो रोटी खाने के नहीं मिल रही, तो बिल कहाँ से दें? तो मैं ये समझता हूँ कि कोई माई का लाल मुझे ये बता दे कि जो बात मैंने तो फार्म रखी है सामने कि आईपीपीज़ को सरकारी तहवील में लेने के अलावा इनसे जान
छुड़ाने का कोई फार्मूला है तो बता दे। कोई हो नहीं सकता, बिजली नहीं सस्ती मिल सकती। ये लूट खसूट है, लूट खसूट में सब शामिल है। सर, इस फार्मूले पे अमल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? देखें, इस फार्मूले पे वही अमल करेगा जिसका आईपीपीएस प्लांट से कोई ताल्लुक नहीं होगा, कोई मफाद नहीं होगा। जिनका मफाद होगा वो ये सारे करेंगे। अभी यहाँ गौहर इजाज साहब की बात की गई। गौहर इजाज साहब जब मिनिस्टर थे उनको कोई याद नहीं था, वो उस वक्त बात करते ना। देखें बदकिस्मती क्या है हमारी कि जब आप ये सारे लोग जो हैं, किसी जनरल को आप देख लें, किसी सरकारी अफिसर को देख लें, जब वो सेक्रेटरी होगा तो उधर ही काम कर रहा होगा, बाद में उसको जमहूरियत भी याद आ जाएगी, वो सब चीजें याद आ जाएंगी। भाई जब आप वहां मौजूद थे, इजाज गौर साहब मौजूद थे, मिनिस्टर थे, उस वक्त कौम को बताते कि आईपीपीएस लूट रहे हैं, और लूट रहे हैं आईपीपीएस वाले, कोई कौम को बचाने वाला नहीं है। और जब तक इन सारे प्लांट्स को कौमी तहवील में नहीं लिया जा सकता, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। इनको फौरन कौमी तहवील में लिया जाए और इन कंपनियों को निकाल दिया जाए पाकिस्तान से, वरना इसके अलावा गरीब आदमी नहीं बच सकता। सर, आपने तो फॉर्मूला पेश कर दिया। अब्दुल्ला गुल साहब, सर आप बात करते हैं आसिफ अली जरदारी के हवाले से, अभी सजाद तरीन साहब ने भी बात की है, वो कह रहे हैं कि उनका आईपीपीएस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ सर, आपको लगता है कि सरकारी तहवील में अगर ले लिया जाए तो फिर ये मसला हल हो सकता है जो फॉर्मूला सजाद तरीन साहब पेश कर रहे हैं? देखिए, सजाद तरीन साहब ने इंटरव्यू कब किया था ये पहले पता करना बड़ा जरूरी है कि जब उन्होंने इंटरव्यू किया था वो क्या कल परसों में इंटरव्यू किया था, और अगर इससे कहीं पहले का है तो फिर उसके बाद तो बहुत सारा पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब किस नाम से पहचाने जाते हैं ये पूरी कौम जानती है, मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो कल क्या थे, आज क्या हैं। जब बेनजीर साहिबा से उनकी शादी नहीं हुई थी तब उनके क्या असासे थे, और अब क्या हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट ना। मेरे ख्याल में हमें वो बात नहीं करनी चाहिए जो दुनिया को हम आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। तीसरी बात ये है, भारत मेरा उनके साथ कोई वो जाती तो नहीं है, लेकिन एक रियलिटी, मैंने तो शहबाज शरीफ साहब के बेटे का भी नाम लिया, मैंने तो यूसुफ रजा गिलानी साहब का भी नाम लिया, अब्दुल रज़ाक दाऊद का भी लिया, जहांगीर तरीन का भी लिया। मकसद यहाँ ये है कि सरकारी तहवील में तो जो सरकारी पावर प्लांट्स हैं, जो ऑलरेडी आपके सरकारी पावर प्लांट हैं, उनकी जो करप्शन की कहानियां हैं वो भी तो आपके सामने हैं। तो फिर आपका क्या हल होगा? देखिए, बात यह है कि इस मुल्क के अंदर जब तक के जजा वाले को सजा मिलती रहेगी और सजा वाले को जजा मिलती रहेगी तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। हम इसी तरीके से प्रोग्राम करेंगे, लोग धरने करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अब बस हो गई है। पाकिस्तान की 25% जो इंडस्ट्री है उसको ताला लग गया है, वो लोहे के भाव बिक रही है। दूसरी तरफ जो है वो हमारी जब इंडस्ट्री चलेगी नहीं तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी और टैक्स भी नहीं आएगा। जब ये सारी चीजें नहीं आएंगी तो मुल्क कैसे चलेगा? फिर तीसरी बात यह है कि जो आपका मुआशी जो आप ड्रीम है वो आपका पूरा ही नहीं हो सकता, इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। और ये सिर्फ ये है कि जब आप मजबूत कानूनी इख्तियार करेंगे। लेकिन मसला यह है कि जब भी कोई कानून की गिरफ्त में आता है हम देखते हैं कि वो अपने जो असर और रसूख ताकत को इस्तेमाल करते हुए वो बिल्कुल साइड के ऊपर जो है वो निकल जाता है, एक दफा हीरो बन के आता है और उसके बाद जो है विक्ट्री का साइन बनाते हुए बाहर निकल जाते हैं कि जनाब देखो हम तो बिल्कुल दूध के दुले थे। इसका मतलब यह है कि क्या ये कौम जो है इसी तरीके से दलील ख्वार और रुस्वा होती रहेगी? क्या ये मुआहदात को देखें, जिन लोगों ने ये मुआहदात किए हैं वो बात क्यों नहीं की जाती? जिन लोगों ने ये मुआहदात किए हैं, चलो नहीं है जनाब जरदारी साहब, नहीं है कोई और, क्या उनके जमाने में मुआहदात हुए हैं? क्या नवाज शरीफ के जमाने में मुआहदात हुए हैं? क्या परवेज मुशर्रफ के जमाने में मुआहदात हुए हैं? क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी आईपीपी मौजूद है या नहीं है? तो फिर इन लोगों को सजा कौन देगा? आपने ये गलत मुआहदे क्यों किए? आपको याद होगा, ये तरीन साहब को भी याद होगा कि हमने एक तुर्की से जो है वो बकायदा इसी तरह से एक छोटा आईपीपी का जहाज मंगवाया जिसके जो है वो वहां से बिजली उसने पैदा करनी थी, कराची पोर्ट। वो कराची पोर्ट आ गया, हमने पैसे दे दिए, पता चला कि उसकी कैलिबर का जो वो डीजल इस्तेमाल करता है पूरे पाकिस्तान में उस डीजल बनाने की कोई रिफाइनरी ही नहीं मौजूद, जिसके ऊपर अरबों खरबों का लॉस हुआ। तो सर वहां कोई पूछने वाला क्यों नहीं था कि हमने इंपोर्ट करने से पहले क्यों नहीं पूछा? बात करता हूँ, 9 खरब रुपया, तकरीबन 9.5 खरब, 9 खरब और तकरीबन 33 अरब जो है वो आप कर चुके हैं उस बिजली की जो आपने खरीदी है।
और तकरीबन आप क्योंकि 18 अरब खरब रुपए की अदायगियां हुई हैं और 18 खरब के अंदर ये पिछले 10 साल की मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, उसके अंदर 8 खरब और तकरीबन 75 अरब वो हैं जो आपने बिजली इस्तेमाल ही नहीं की, ना आपके ऊपर खर्च हुई, ना वो बनी कभी, आपने उसके पैसे दे दिए। ये तकरीबन 8.25 खरब रुपया सर ये बात आप जानते हैं, नईम सिद्दीकी साहब ने इस बात को मेंशन किया। सजातीन साहब एक लाइन में मुझे बता दीजिए सर, इस बात पे कोई एक्शन लेगा, इस बात पे कोई पूछने वाला है, या जो स्टेशन बना ही नहीं रहे, जो प्रोडक्शन जहां नहीं हो रही, उनको भी हम पैसों की अदायगी करें, वहां तो कम से कम कोई रोक टोक हो सकती है। जब सारे फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद है तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? मैं आपको अर्ज करूं, मैं इस पे बात करता हूं। पहले तो आसफ अली जरदारी की यहाँ बात की गई, तो आसफ अली जरदारी का बाप जो था वो 1970 की असम्बली में भी मेंबर था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की से शादी से पहले भी उसका बाप नेशनल असम्बली का मेंबर था। और रईस हाकम अली जरदारी जो है वो उस वक्त भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई सरकारी मुलाजम था या उसका कोई बाप सरकारी मुलाजम था, वो उस वक्त भी मेरे ख्याल में करोड़पति लोग थे और भी बहुत सारे एसेट थे। किस दिन इस पे प्रोग्राम रखने मैं ये भी बता दूंगा आपको। दूसरी बात ये जो IPPs वाले हैं, इनको पेमेंट देने वाले भी उनके साथ मिले हुए हैं और पेमेंट रिसीव करने वाले भी मिले हुए हैं। ये कोई इनका ऑडिट नहीं होगा। देखें बात ये है कि इतने ऑडिट की बात होती है जी, वो फलां ऑडिट हो गया, फलां करप्शन होगी। ये IPPs कंपनियों के साथ ये पूरा टोला मिला हुआ है। अच्छा। और ये उनको पैसे देते हैं, वापस अपने पास लेते हैं। क्या आप किस दिन रखें प्रोग्राम, मैं बताऊंगा कि IPPs वाले जो हैं, जिनके वो प्लांट हैं, वो जब इंतखाबी मुहिम शुरू होती है तो किस किस मेंबर्स को वो पैसे देते हैं। यही तो वजह है क्यों नहीं ये कहते हैं इसको खत्म करें, ये क्यों नहीं कहते नेशनल तहवील में लें, क्यों नहीं गवर्नमेंट के लोग जो है इसको कंट्रोल करते हैं और फिर इसको शफाफ तरीके से चलाते, इसलिए कि इनके अपने मफादात मिले हुए हैं। सर अब जब ये बात ज़बाने ज़दे आम है, लोग आवाज उठा रहे हैं, तो क्या उनकी सुनवाई हो सकेगी, ये बता दें। देखें मैं समझता हूँ कि कोई नहीं होगी। ये जो तबका सड़कों पर है, मैं नहीं समझता कि इनकी कोई बात सुनेगा। जो हुक्मरान पॉलिसियाँ बनाते हैं वो अपने मफादात को देखते हैं। जहाँ उनके अपने मफादात मौजूद हैं वो अपने मफादात के लिए तो कुर्बानी बेशक लोग करते रहें। गर्मी है, मैं समझता हूँ इतनी खौफनाक गर्मी है, गरीब आदमी जो है वो उसको एक पंखा चलाने के बाद जो राहत मिलती थी इन्होंने वो भी खत्म कर दी है। देखिए एयर कंडीशन तो अब मेरे ख्याल ख्वाबों की बात रह गई है। एक जमाने में जब ज़ियाउल-हक का जबर था तो उस वक्त भी शदीद गर्मी में बड़ी लोड शेडिंग होती थी, तो लोग सिनेमा का टिकट लेके चंद घंटे वहां चले जाया करते थे। वो रात खत्म हो गई है गरीबों के लिए, गरीबों के लिए सुकून खत्म हो गया है। गरीब जो हैं वो तो अब पंखा नहीं चला सकते, उसकी ये सारे लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे। अमीर चला रहे हैं पंखे, वो काफ़ी हैं, वो तो बल्कि एयर कंडीशन भी चला रहे हैं। नईम सिद्दीकी साहब, सर अभी जिस तरह से गुफ्तगू हो रही थी, आपको लगता है इन मुआहिदों को तब्दील करते अगर तो कोई फ़ायदा होता या माशी बहाली की तरफ हम चल पड़ते, कोई पॉलिसी मेकर्स अगर सोचते या कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाती कि जिससे IPPs मुआहिदों में कोई तब्दीली आती और उसके वाज़े इम्कानात मौजूद थे। लेकिन आज जिस तरह से हमने सामने देखा कि वफाकी वज़ीर ख़जाना ने एकदम दो टोक बात ही कर दी कि अब कोई तब्दीली नहीं हो सकती, किसी सूरत तब्दील नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूँ, आप यकीन माने नैब के कवानीन में तब्दीली करनी हो तो ये आधे घंटे में तरमीम ले आती है। अपने मफादात में कानून में तब्दीली करनी हो तो रातों रात ये कर लेते हैं। गरीबों के मफादात के लिए करना हो तो इनके पास टाइम नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं सर, गरीब सड़कों पे नहीं निकल रहे, सड़कों पे जो लोग मौजूद हैं क्या उनकी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, वो मैं आपसे जरूर बात करूंगी। अभी नईम सिद्दीकी साहब से मैं चाह रही हूँ कि हम इस पे कमेंट ले लें उनका। देखिए ये सॉवरेन गारंटीज आपने दी हुई हैं और इस पे आप बैकआउट नहीं कर सकते। अफसोस इस बात का है कि जब पहले भी पाकिस्तान में जब नेशनलाइजेशन हुई तो उस वक्त बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बैठ गई, बहुत मुल्क के हालात ख़राब हुए, नेशनल इंडस्ट्रियल क्राइसिस आ गया। उसके बाद ये IPPs का जो हुआ ये उससे भी बुरा काम हुआ कि जिन लोगों ने ये मुआहदे किए और जैसे भी बात हो रही है ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। इसमें तो जितने लोग जो इस वक्त मौजूद हैं, हाजिर सर्विस हैं या जो इतने लोग जो रिटायर हो गए उन सबको बुलाएं, आप उनका ट्रायल करें। इसलिए कि ये पैसे देखें आप और हम दे रहे हैं, ये जितनी पेमेंट है ये सारी हम कर रहे हैं। 35 इतना बोझ उसको फील नहीं होता था। अब जिस देखें आज एक माँ ने ऑपरेशन के जो पैसे थे वो उसके बेटे ने बिजली का बिल उससे अदा कर दिया, उन्हें नाले में शिकायत लगा दी, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। देखिए मैं आपको ये बताया था, मैं आपको पहले बताया ना, चंद लोगों के लिए हमारा पूरा मुल्क इस वक्त जो है सूली पे चढ़ा हुआ है। और इस वक्त मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि चलो शुक्र है इंडस्ट्री में या बिजनेस कम्युनिटी को ये ख्याल आया कि FPCC वाले कहते हैं कि हम केस लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन
मैं आपको बताऊं ये कोई आसान मामला नहीं है। सही। आपने एग्रीमेंट ऐसे किए हैं, जैसे भी कहा कि नैब में कोई तरमीम करनी हो तो आप 2 मिनट में कर लेते हैं। इसमें तो सब लोगों का मफाद वाबस्ता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब लोगों का सर अब डॉलर को बीच में घसीटा जा रहा है। 2015 वाला रेट होता तो शायद हम नहीं 2015 क्यों, आप कहती 1994 वाला रेट होता, 93 वाला रेट होता तो आपको सिर्फ 200 अरब देने पड़ते। ऐसा ही है। आज आपने 6 खरब रुपए इनको दे दिया, 2000 अरब रुपए अब आप दे रहे हैं। और वो देखें वो 2-3 प्लांट जो चले ही नहीं, जिसमें उन्होंने 2 का नाम ले लिया और एक तीसरा प्लांट साबिक वजीर का है, जिसने कोई भी वापस आपसे ही आते हैं, ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, शार्प ब्रेक है। नाज़रीन साथ रहिएगा, ब्रेक से वापस आते हैं, नईम सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मौशी हवाले से ही मजीद गुफ्तगू करेंगे नईम सिद्दीकी साहब से। सर एक और चीज़ जो वफाकी वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि हमने टैक्सों में इजाफा करना है और इसे 13% तक ले जाना है, सर इस पे भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और FBR की जानिब से जो टैक्स कलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा है, सर मौजूदा जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो क्या वो टारगेट अचीव कर पाएंगे, यानी इसको भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। देखिए वज़ीर ख़जाना साहब ने जो इस वक्त ताजिर दोस्त स्कीम का आगाज़ किया है वो बिल्कुल ताजिर दोस्त स्कीम नहीं है, उसमें बहुत एम्बिग्विटी है और बहुत कन्फ्यूजन है। और जिस तरह से हुकूमत कोशिश कर रही है कि हम हर आदमी से टैक्स ले रहे हैं, इस तरह टैक्स मिलता नहीं है। पहले तो आपने एक डिस्क्रिमिनेशन खड़ी कर दी, फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर, दुनिया में कहीं ऐसा कंसेप्ट नहीं है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर ख़जाना एक खासे पढ़े लिखे आदमी हैं और उनको बैंकिंग का बहुत तजर्बा है और उनको निज़ाम का भी पता है। जब तक आप सब लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, सब लोगों के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, तो ज़बरदस्ती तो ना कभी किसी ने टैक्स दिया और ना ज़बरदस्ती टैक्स की कलेक्शन कर सकते हैं। अगर हमें टैक्स कलेक्ट करना है तो आप प्रॉपर तरीके देखिए 2 किस्म के टैक्सेस हैं। एक तो वो टैक्स हैं जो 12,970 अरब रुपए आप कहते हैं हमने लोगों से लेंगे। एक वो टैक्सेस हैं जो आपने महंगाई की सूरत में लोगों पे लगा दिए, इन्फ्लेशन की सूरत में लोगों पे लगा दिए। और इन्फ्लेशन को तो हम वो टैक्स कहते हैं इज ए टैक्सेशन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। तो मेरा नहीं ख्याल कि FBR के अफसरान के ऊपर भी आप इतना बोझ डाल रहे हैं और उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी अमाउंट को इस तरह कलेक्ट कर सकें। और जिस तरह आप चाहते हैं कि हर शख्स के घर जाके उसमें छापे मार के उनसे ज़बरदस्ती टैक्स लें, हर एक को के बायोमेट्रिक, मतलब कोई बिजनेस कम्युनिटी चोर है, कोई डाकू है कि आप कहते हैं जी हर साल आके आप बायोमेट्रिक रह के आप हैं वो कि नहीं है। आप पूरी दुनिया का निज़ाम स्टडी करते हैं, आप बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, आप उस निज़ाम को यहाँ ला के आहिस्ता से इम्प्लीमेंट करें। और ये जो बड़े बड़े IPPs वाले हैं और ये जो करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले इशराफिया है, आप एक 200 रुपये बिल ना देने वाले के तो जाके मीटर काट के तो अखबार में खबर लगा देते जी FIA ने ये कर दिया और वापडा ने ये कर दिया। और ये जो अरबों रुपए की चोरी है, ये जो 6 ट्रिलियन रुपीस आप जो लोगों का खा गए हैं और जिसमें लोगों ने बिजली में, इसके बारे में आप बात नहीं करते। जो 200 यूनिट्स का एक बिल देना, 201 यूनिट का हजारों के इजाफे के साथ 200 अब उनको उसके ऊपर FIA ने इंक्वायरी बिठा दी और अफसरों को पकड़ रहे हैं कि भाई ये जो ओवर बिलिंग कर रहे हैं ये पैसा किसके पास जा रहा है, आप इसको देखें। तो देखें जब तक विल नहीं होगी, जब तक ईमानदारी नहीं होगी, जब तक मुल्क को सर्व करने की आपकी उस तरह की कोशिश विलिंगनेस नहीं होगी। और फिर ये देखें आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं यार। ये मैं कहता हूँ खुद सोचो कि आने वाली नस्लों को आप किस तबाही की तरफ लेके जाएंगे। हम क्या उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं, हम उनके लिए चोरी छोड़ के जा रहे हैं, हम कर्जे छोड़ के जा रहे हैं। करें कि हम अपनी आने वाली नस्ल को क्या दे रहे हैं, हम यूथ को क्या गाइड कर रहे हैं। नौकरियां नहीं है, लोग बाहर के मुल्कों में भाग रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह दुनिया में रिसेशन का आगाज हो गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आने वाले वक्तों में जिस तरह लोगों की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और रोबोट जो है आपकी जगह ले लेंगे, तो वहाँ लोगों को नौकरियां कहाँ से मिलेंगी। खुदकुशियां लोग कर रहे हैं, बिल लोग जमा नहीं करा रहे। इस वक्त के आने से पहले हम क्यों नहीं सोच रहे, सोचना बिल्कुल जरूरी है। ये और कौन जहाँ आप बात सोचेगा करें ना कि नौजवानों को हम क्या दे रहे हैं, क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करें, तो यहाँ सोशल मीडिया का किरदार भी हमारे सामने है। धरनों की बात हो रही है, सर मैं वो भी दूसरे मेहमानों की जानिब बढ़ना चाहूंगी। अब्दुल्ला गुल साहब, अभी धरनों के हवाले से भी हम बात करें, एक जानिब जमात इस्लामी का धरना है, दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक भी आपके सामने है। सर धरनों में जिस किस्म की गुफ्तगू होनी चाहिए वैसी अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आ रही। यहाँ भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। क्या नौजवान कर रहे हैं, नौजवानों को किस तरफ ले जाया जा रहा है, उनके माइंडसेट से कैसे खेला जा रहा है। मैं चाहूँगी सर थोड़ा सा इस पर भी गुफ्तगू करें। एहसन इकबाल साहब ने एक रिक्वेस्ट की है जय्यद उलमा कराम से कि वो आएँ और नौजवानों की रहनुमाई करें। नौजवान क्या तैयार हैं कि उनकी रहनुमाई की जाए, या वो किसी सही तरीके को फॉलो करने के मूड में है इस वक्त?
देखिए जैयत उलमा कराम के साथ जो है वो तो रिजेक्ट हो चुके हैं ना। उन लोगों के अगर रिजेक्ट ना हुए होते तो आज उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग होती, उनका नजर आ रहा होता। अगर ये धरने जो चल रहे हैं, ये इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि उनके जो जज्बात, उनकी उमंगों, उनकी ख्वाहिशात की अक्कासी नहीं हो रही, और इसी तरीके से लूट मार, चोरी, करप्शन जो है उसका बाजार दिन ब दिन जो है वो मजीद गर्म से गर्म होता चला जा रहा है। और अब तो ऐसी ढटाई हो रही है कि एक चोरी भी करता है बंदा तो हम उसको जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, हम उसको जो है वो बताते हैं कि उसके जो तमाम पार्टी वाले होते हैं, उसके तमाम जो वज़रा होते हैं, वो सब के सब जो है वो खड़े होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बजाय कि उसको गलत को कहें। लेकिन हम यहाँ वी डू नॉट कॉल स्पेड अ स्पेड। मसला यहाँ ये है। अब जो जमात इस्लामी की जो जहाँ तक बात कर लें, पहली बात है शदीद बारिश है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, उसके बावजूद उनका धरना वहाँ मौजूद होना, इसका मतलब है कि अवाम के अंदर एक उबाल मौजूद है। अगर आप इस टाइम पे हालात देखें तो आपको पता चलेगा, बन्नू में एक जगह अगर अलाव जल रहा है तो दूसरी तरफ जो है जो पाड़ा चरार से जो है वो गर्मी की तपिश महसूस हो रही है। तीसरी तरफ इस्लामाबाद मैदान बना हुआ है, दूसरी चौथी तरफ पूरा बलूचिस्तान मैदान कारजार है। क्या हो रहा है भाई? हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या हमें एक नेशनल रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं है? क्या हम महज़ब कौमों की तरह बैठ के नहीं आज मसाइल हल कर सकते हैं? नौजवान क्या करे? नौजवान बिजली के बिल दे, खुदकुशियां करे, क्या करे? जो सिनेमाओं के सामने टिकट ब्लैक करे, क्या करे? आप मुझे ये बताएं ना, उसने कुछ ना कुछ तो करना है ना। फिर वो क्या करेगा? जहां उसकी कोई आवाज बनेगा, जहां उसका कोई सिलसिला, आप ये देखें कि इस टाइम पे, मैं ये बात यहां नहीं बोलना चाहता, लेकिन हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस के हवाले से जो इस टाइम पे एक मजहबी रहनुमा की जानिब से जो बात आई थी, क्या ये बेहतर तरीका नहीं था कि वो ये कहते कि भाई तमाम जैयत उलमा बैठते हैं आपस में और फिर हम एक लाहे अमल तय करते हैं, हम अपना मौकफ पेश करते हैं और उसके बाद जो है वो। लेकिन क्या ये रवैये जो है, क्या हमें मजीद इंतशार की तरफ नहीं ले जा रहे? अभी आप ये देख लें, ये धरना आखिरी धरना नहीं है, ये जमात इस्लामी का मौसम जो ठीक होगा उस तरह से बिजली ग्रो करेगा। लेकिन सर उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि हमारा अगला जो उन्होंने जो कॉल दिया कि हमारा अगला घेराव सुप्रीम कोर्ट का होगा, ये भी थोड़ा अफसोसनाक है सर। हाँ नहीं, मैंने यही कहा ना, महंगाई, बेरोजगारी, जो बिजली की, और फिर जो हर तरह के दबाव और फिर दहशतगर्दी, इसके नतीजे के अंदर अवाम बाहर निकलेगी और ऐसा खूनी सिलसिला शुरू होगा और वो किसी की लीडर का मरहूने मिन्नत नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ठीक हो गया सर, आपकी जानिब से आपने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। सजाद तरीन साहब, सर ओवर टू यू। अब ये जिस तरह से हमने एक तो जमात इस्लामी के धरने की बात कर रहे हैं, फिर तहरीक लब्बैक के जो नायब अमीर हैं उनकी जानिब से जो गुफ्तगू की गई, सर यकीनन वो अफसोसनाक है। अब जमात इस्लामी भी यही कह रही है कि हमारी अगली जो कॉल होगी वो सुप्रीम कोर्ट के घेराव की होगी। सर ये सिचुएशन तो इंतशार की तरफ ही जा रही है ना। हुमा, मैं जमात इस्लामी पे बात करता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँ कि होगो शावेज जो वेनेजुएला के, जब वेनेजुएला में इक़्तिदार में आए तो उन्होंने आके सारी ऑयल कंपनियां जो है वो नेशनलाइज कर ली, ठीक है, और अपनी कौम के लिए किया। अभी नईम सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि कौम के फ़ायदे के लिए, उन्होंने कि यहाँ कौम के फ़ायदे के लिए कुछ नहीं होता। बाकी मैं आज करूँ कि जमात इस्लामी का जो धरना है ये स्क्रिप्ट के मुताबिक है, ये अवाम के लिए नहीं है। अच्छा। ये स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है और मैं जमात इस्लामी की सियासत को आज से नहीं देख रहा, मैं उस वक्त से देखता हूँ जब मैं स्टूडेंट था, मैं DSF में था और मैं जमीयत को उस वक्त से देख रहा हूँ। और ये आज की बात नहीं, ये 40 साल 35 साल पहले की बात है। जमात इस्लामी ने कभी स्क्रिप्ट से हट के कोई सियासत नहीं की, जरा स्क्रिप्ट से हटकर सियासत करते हैं। मुनव्वर हसन साहब ने एक बयान दिया था और जमात इस्लामी की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिटिंग अमीर जो है उसको हरा दिया गया और उसको हटा दिया गया। मुनव्वर हसन साहब के साथ क्या हुआ, वो भी कॉमरेड थे, बाद में वो जमात इस्लामी में चले गए, शामिल हो गए। तो ये जमात इस्लामी का जो एहतजाज है, मैं नहीं समझता कि ये कोई अवामी मसाइल के लिए है या अवाम के लिए है, ये किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है और उसके लिए हो रहा है। ये बात जो यहाँ की गई, बिल्कुल अवाम परेशान है, अवाम निकलेंगे और लीडर लेस जो तारीख चलती है वो फिर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। दूसरी बात, तीसरी बात, ये जो आपने अभी बात की किसी चीफ जस्टिस को जो धमकी दी गई है, मैं समझता हूं कि ये रियासत पाकिस्तान को धमकी दी गई है। ये रियासत पाकिस्तान को इस पर एक्शन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और ये वो जमातें हैं जिनको कल अदम करार देना चाहिए। मुझे वो नजर नहीं आता उल्ला ताड़न साहब जो उस दिन वो PTI की बात कर रहे थे कि जी हम इनको बैन करने जा रहे हैं, ये जमातें हैं बैन करने वाली। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की बुनियादें हिला के रखी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क में फिरका वारियत फैलाई है।
सही। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इनके खिलाफ एक्शन होना सोशल चाहिए। मीडिया पे भी लोगों को उकसाया जा रहा है, उस पर भी यकीनन एक्शन होना चाहिए। मैं समझता हूं बिल्कुल सोशल मीडिया पे भी जो बात करे उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, ये मुल्क हमारा है, ये रियासत हमारी है, हमने यहाँ रहना है। इनके तो बाहर फ्लैट है, ये तो बाहर भाग जाएंगे। ये मुल्क हमारा है और फौरी तौर पर उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिन्होंने ये बात की है। और उस जमात, जिस जमात से इसका ताल्लुक है, उस जमात को कलदम करार दिया सर जाए। ये बड़ी अच्छी आपकी जानिब से सजेशन आई है। अब्दुल्ला गुल साहब, सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये बात सजाद तरीन साहब ने दुरुस्त कही है कि स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है, कुछ जो है वो लोकल स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है, बाकी सियासी पार्टियां जो हैं वो इंटरनेशनल स्क्रिप्ट का हिस्सा होती हैं। हमें बहुत बहुत चीजें याद है, हम यूं के यहाँ पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते। मकसद यहाँ ये है कि जो हालात जा रहे हैं उनको अगर सियासी तदब्बर के जरिए और एक कौमी एक रहनुमा कौंसल बनाए बगैर अगर हल करने की कोशिशें जो हैं वो की जाएं तो मेरे ख्याल में मामलात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचें तो जी सर, सर प्रोग्राम के सिर्फ जहियतुलमा बैठ जाएं, बल्कि एक नेशनल एल्डर कौंसल, एक रहनुमा कौंसल, एक रहबर कौंसल बनाई जाए जो मुल्क की सालमियत के ऊपर बात ना करे बल्कि तमाम के अंदर हम आहंगी पैदा करें। यकीनन सर, बहुत खूबसूरत सजेशन आपकी जानिब से। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने कीमती वक्त और कीमती तज्जिए से आगाह किया। और नाज़रीन आपसे इजाजत लेंगे, अल्लाह ने के बाद।